जिस दिन भूपेश का मुख्यमंत्री के रूप में जवाबदेही की घोषणा हुई तो सरगुजा के लोगों की आकांक्षाओं पर आपकी सरकार के 2.5 साल होने के बाद आपकी विनम्रता या आपकी पार्टी के प्रति वफादारी भारी पड़ गई लगता है। पहले दिन राहुल जी ने बाकायदा चर्चा करके इंटरव्यू लिया, पूछा, मेरे से पूछा तो वो मैं जानता हूँ, औरों से क्या बात हुई मैं नहीं कह सकता। तो फिर इसमें ये हुआ कि सहमति कौन बनाया आपस में कि भाई कैसे बनेंगे दो लोग एक साथ मुख्यमंत्री? तब राहुल गांधी ने आप लोगों को समय दिया कि आप दोनों मिलकर तय कीजिए। मुख्यमंत्री की घोषणा के पहले भी चर्चा हुई थी, बाकायदा 4 हम लोग को बुलाया गया था। अपने 4 भरोसे के लोग बड़े अच्छे लगते हैं और आप गांधी परिवार के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप चाहते हैं कि राज्य की पॉलिटिक्स में सक्रिय रहें। और अंत में जो भी बातें थी, किसने क्या बोला वो भी मैं अभी नहीं कहूँगा। ये बंद दरवाजों की बात है, अभी उसकी गरिमा को मेंटेन। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मैं हूं देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते 1.5 दशकों से अगर किसी नाम के बिना छत्तीसगढ़ के राजनीति की चर्चा पूरी नहीं हो सकती, जो आते सरगुजा से हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के कोने कोने में उनका नाम का जिक्र होता है। कांग्रेस के 15 साल का सूखा खत्म करने में जिनका विजन, जिनकी भूमिका, जिनका परिश्रम, ज़मीन से लेकर आसमान तक लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से किस बात की चर्चा की जाए, उनको क्या ज़रूरतें हैं, उसको बनाने वाले, जिस घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में गेम चेंजर माना गया, उसके बाद पंचायत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री तक का सफ़र टी.एस. सिंहदेव जी ने तय किया है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहदेव साहब हैं। सर नमस्कार। जी देवेश, कैसे हैं आप? नमस्कार, जोहार। ठीक है, चल रहा है। इन दिनों एक चर्चा है, आमतौर पर बाबा जो इंटरव्यू होते हैं ना उसमें पॉलिटिकल चीज़ें हम लोग आपसे बातचीत करते हैं। बहुत लोग पॉलिटिकल के अलावा ही बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम भागवार इसकी चर्चा कर पाएँ। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं तो सबसे पहले पॉलिटिक्स की चर्चा होगी। इन दिनों आपके दिल्ली वाले निवास के बाहर जो है कुछ महीने पहले तक जो है टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ लगा करती थी। ये सीसी के मेंबर होने के नाते और हरियाणा दिल्ली के नज़दीक होने के नाते कई लोग मिलना चाहे, उन लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे उन और लोगों से भी, मुझे लगता है सीनियर लीडर से, हरियाणा के लीडर से, और उनको लगता है कि अपनी पहल में और कोई जो कमेटी में है उनसे भी हम मिलकर अपनी बात रख सके। तो लोग आ रहे थे टिकट के लिए जो अभिलाषी थे। छत्तीसगढ़ में एक बात की चर्चा है कि आपको पार्टी राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहती थी। नहीं, ऐसी बात। और आपने पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण उन दिनों कहा कि अभी आप कोई भूमिका लेने की स्थिति में नहीं है। नहीं, उस समय वाइफ बीमार थी और लगातार 7 महीने के लिए मैं हर गतिविधि के, दुनिया की जो भी गतिविधियां हो, पारिवारिक हो चाहे व्यावसायिक हो या राजनीतिक हो, मैं सबसे कटा हुआ था। और उनकी मृत्यु उपरांत फिर क्रियाक्रम के बाद मैं सीनियर लीडर से मिला और मैंने क्षमा भी मांगी उस बाबत कि मैं जवाबदारियां जो मिली थी, उनने मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक के रूप में भी जवाबदारी दी थी, सीईसी के सदस्य के रूप में भी जवाबदारी दी थी। ये वही पीरियड है जो पूरा लोकसभा का चुनाव बीता, मैनिफेस्टो भी एआईसीसी का बना। तो शारीरिक रूप से मैं उपस्थित नहीं हो सका, और विशेष करके सीईसी की बैठक में तो उपस्थित नहीं है तो फिर आप नहीं हैं। मैनिफेस्टो में तो पीछे से भी, बॉम्बे से भी मैं टच में था, मीटिंग के कोऑर्डिनेशन से लेके बाकी उसमें जो भी करना था, प्रिंटिंग से लेके रेट तय करना, जो भी था वो वहाँ से भी कर पा रहे थे। तो क्षमा मांगते हुए कि संगठन के कार्य के लिए मैं उपलब्ध हूँ और जो काम कर सकूँगा उसके लिए उपस्थित रहूँगा। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है बाबा कि दिल्ली आज भी चाहती है कि आप दिल्ली में काम करें, उनके साथ पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि पार्टी को भरोसे के लोग बड़े अच्छे लगते हैं और आप गांधी परिवार के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप चाहते हैं कि राज्य की पॉलिटिक्स में सक्रिय रहें? ये सही है। सीनियर लीडर से बात में भी, सीनियर मोस्ट लीडर से बात में भी मैंने यही कहा कि एक उदाहरण के लिए किसी राज्य का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, मैं कहा वो मैं नहीं कर पाऊँगा, संगठन के लिए उपलब्ध हूँ तो वो भी संगठन का काम है, मैं समय उस टाइप का दे नहीं पाऊँगा। और कारण उसका ये है कि सबसे पहले मेरे को जो प्रायोरिटी लगती है मेरे व्यक्तिगत योगदान की, वो सरगुजा की है। मैं स्वयं विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया,
तो विधानसभा को देखना है, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की बात है उसको देखना है, सरगुजा संभाग की बात है सबसे पहले उसको देखना है। मैंने कहा भी है सबको कि शासन में भागीदार होने के कारण टाइम उतना नहीं निकल पाता था कि उतना दौरा मैं कर पाऊँ इन क्षेत्रों में जितना लोग शायद चाहते थे, और वो एक कमी रह गई, मेरे से गलती हुई वो, और उसका चुनाव में परिणाम भी विपरीत पड़ा। तो मैं हर साल कम से कम एक बार 2 बार हर विकास खंड में जाऊंगा। हर विकास खंड में यहाँ के करीब 30 से ज़्यादा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की होती हैं, तो इसमें हर में साल में एक बार जाना मतलब 30 दिन हो गए, 2 बार जाना मतलब 60 दिन हो गए। एक ब्लॉक में जाना आना 1 दिन का काम मान के चलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपनी ओर से कमिटमेंट दिया है कि पार्टी को मजबूती दिलाने की दिशा में मैं अगर एक काम कर सकता हूं तो जो मैंने विगत दशकों से किया लोगों से संपर्क में रहने का, वो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। मैं चाहता हूं कि इन 5 सालों में मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दूं, तो वहाँ से मैं चालू करना चाहता हूँ। तो यही मैंने कहा कि वो तो है ही, वो कोई जिम्मेदारी लेने की पूछने की बात नहीं है, वो तो मैं करूँगा ही। उसके साथ छत्तीसगढ़ में जो भी काम मिले और राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई ऐसी स्थिति बने कि अब ये काम आप यहाँ जाइए, तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। परमानेंट जैसे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज किसी राज्य का हो गया, वो मैं नहीं कर पाऊँ। मैं जनचर्चाओं पे ही प्रश्न पूछता हूँ क्योंकि राजनीति परसेप्शन और जनचर्चा से ही चलती है। आपकी पार्टी के बहुत से नेता ये चाहते थे कि दीपक बैज के नेतृत्व में 2 चुनाव हुए, दोनों में हार का सामना करना पड़ा, तो उनको अब हटा करके किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाए दीपक बैज की जगह। सारे नेता लगभग यही चाहते थे, लेकिन टीएस बाबा ये चाहते थे कि उनको उनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। मैंने जो बात अभी आई कि सीनियर मोस्ट लीडर से बात हुई, हाईकमांड से बात हुई, तो उसमें मैंने ये कहा भी कि मुझे नहीं लगता है कि अभी चेंज करना चाहिए। और वो इसलिए कि उड़ीसा में एकाएक पूरे पीसीसी को भंग कर दिया गया। जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी सेल्स, सबको एक साथ बहुत दिनों बाद ऐसा एक्शन कांग्रेस में देखने को मिला। तो उससे ये चर्चाएं छत्तीसगढ़ में भी चलने लगी कि जो आपने कहा कारण की सफलता नहीं मिली है तो चेंज करेंगे क्या। पहले भी हुआ है, चरण महंत जी बदले गए, धनेन्द्र साहू जी बदले गए, और हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट थे वो बदले गए चुनाव में सफलता नहीं मिलने के बाद। तो कोई नई बात नहीं होती। और उड़ीसा के बाद ये हो गया, फिर कुछ नाम भी दिल्ली में आने लगे कि इनके नाम का सुझाव गया है इनका। तो उस परिवेश में और उसी समय क्योंकि मैं दिल्ली गया, तो मैंने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया कि मुझे लगता है कि अभी नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, एकदम से नया करिएगा तो दिक्कत मत हो। तो मुझे लगता है कि अभी 2-4 महीना तो चेंज का बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जब चेंज की बात आएगी तब आप भी चाहते हैं अध्यक्ष बनना? जवाबदारी देंगे। मैंने तो बताया कि एक बात छोड़ के, स्टेट के किसी राज्य की जनरल सेक्रेटरी की बात को छोड़ के जवाबदारी पार्टी देगी तो मैं लूँगा। अंबिकापुर पर्टिकुलर जो चुनाव का परिणाम आया बाबा, न सिर्फ आपके लिए बल्कि सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वो सीट आपके लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है, आपकी अपनी ज़मीन है वो। तो उस हार के पीछे केवल यही वजह है कि आपने दौरा नहीं किया? संपर्क टूटा निसंदेह। जैसा आपने बताया, वहीं के हम लोग हैं, वहीं रहते हैं, वहीं लोगों से मिलते हैं, वहीं लोगों को मदद करने की कोशिश करते रहे हैं। मदर रहे, फादर रहे, वहीं से ही पूरे सरगुजा क्षेत्र में वो जवाबदारी अपनी निभाते थे, राजनीतिक जवाबदारियां भी निभाते थे। 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने को उसी शहर में मौका मिला। लोगों ने नज़दीक से देखा कि भाई ये ठीक है, फलाने घर का है, लेकिन काम कैसा करेगा। पब्लिक का काम जब जवाबदारी मिलेगी, कहने की बात और होती है, डायरेक्ट जब काम मिलेगा तब कैसा करता है, वो भी लोगों ने देखा। तो मेरे मन में ये हमेशा बात रहती थी कि चुनाव में लोग मेरे को स्वीकार करेंगे, साथ देंगे। लेकिन पहले ही चुनाव ने उस बात को खंडित किया कि ये सब चीज़ 1+1=2 नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारी और चीज़ें बीच में आ जाती हैं, अनिश्चितताएं रहती हैं जो सरल नहीं है।
कि आपको जैसा लग रहा है कि आप लोगों से मिल रहे हो, उनको मदद कर रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत बुरे आदमी भी नहीं हो, तो लोग वोट देंगे तो आपको जरूर साथ मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। यानी खींचने वाले भी हैं। तो केवल आपका संपर्क टूटना, एज ए मंत्री आपकी जिम्मेदारी प्रदेश की हो गई थी, आपका संपर्क टूटना ये कारण रहा, या राज्य सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी एक कारण बनी? क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सरगुजा भी आप लोगों का स्कोर 0 है टोटल। सरगुजा कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी छत्तीसगढ़ में कि सरगुजा पूरी तरह से 0 हो जाए। इस बार सरगुजा पूरा 0 हो गया। इसके पीछे एक वजह ये भी तो नहीं है, जब सरगुजा के मेरे जानने वाले जो लोग हैं, क्योंकि मैं सूरजपुर रहा, विश्रामपुर रहा, कि हमन के लगत रही यार बाबा के सीएम बना ही, लेकिन नहीं बने इस कांग्रेस। वो एक चर्चा का विषय बना रहा, इसमें कोई दो बात नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स आए उनने लगातार उसको भुनाने की भी कोशिश की। चाहे वो मोदी जी रहे, चाहे अमित शाह जी रहे, चाहे नड्डा जी रहे, लगातार इन्होंने उसको उकेरने की कोशिश की। तो वो तो एक बात थी, इसको नकारा नहीं जा सकता, वो तो एक बात अपनी जगह थी। लेकिन खुद को नहीं जीत पाना, उसमें प्रमुख कारण मैं मानता हूँ कि वही था कि मैं वो गैप नहीं पूरा कर सका जो लोगों के मन में था। पहले बार विधायक बना तो मैं सुनता था, लोग कहते थे हमको अच्छा विधायक मिल गया, हम जब बुलाते हैं आ जाता है, कहीं टूर्नामेंट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, जब बुलाया तो विधायक के रूप में आ गए। जवाबदारियां वैसी नहीं थी कि वो समय ले रही हैं। फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को मिला। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में थोड़ा दायरा जवाबदारी का बढ़ गया, राज्य में भी दौरे होने लग गए। पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश जी थे तो उनके साथ भी दौरे हो गए, ऐसे भी लोगों से जाना मिलना, संपर्क बढ़ता है तो लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी आओ। समय बंटने लगा, फिर भी लोगों ने साथ दिया। तो सरगुजा के लोगों की आकांक्षाओं पर आपकी सरकार के 2.5 साल होने के बाद आपकी विनम्रता या आपकी पार्टी के प्रति वफादारी भारी पड़ गई, लगता है आपको? नहीं, उसमें देखिए अगर ऐसी बातें हैं तो वो रही होंगी। आपने लड़ाई विचार नहीं की, में आपने लड़ाई नहीं की, लड़ाई की आवश्यकता नहीं होती। वो कमिटमेंट जो आपका आपसी कमिटमेंट था उसके लिए आपने लड़ा नहीं कि 2.5 साल हो गए, मुझे मौका मिलना चाहिए। एक तो अगर कमिटमेंट होता है तो लड़ने की बात ही नहीं है। मैं एक तो एक कमिटमेंट नहीं मानता कि कोई कमिटमेंट है, पर दृष्टिकोण होता है, हाईकमांड की एक सोच होती है, उनका एक नज़रिया होता है, और कब क्या करना ये फैसला वही बेहतर ले सकते हैं। न केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी छत्तीसगढ़ में निर्णय लेना हो तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के लेना होता है। तो जहाँ आपको मालूम है, मीडिया भी लगातार इस बात को उठा रहा है, तो मीडिया की बात गंभीरता से ली जाती है, वहाँ भी ये बातें जा रही होंगी। जिस दिन भूपेश का मुख्यमंत्री के रूप में जवाबदेही की घोषणा हुई, उसी दिन से ही मीडिया में 2.5 साल की बात चलने लगी। वो थी कि नहीं, लेकिन बात चलने लगी। दरअसल बात ये थी कि तामध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, वो लगभग तय हो रहा था। बात ये हुई, चरणदास महंत जी की ओर से बात आई कि मेहनत जो है राज्य में टीएस बाबा ने की है और भूपेश बघेल ने की है, तो पहले मुख्यमंत्री बनने का अधिकार तो आप दोनों को मिलना चाहिए। तो फिर इसमें ये हुआ कि सहमति कौन बनाए आपस में कि भाई कैसे बनेंगे दो लोग एक साथ मुख्यमंत्री। तब राहुल गांधी ने आप लोगों को समय दिया कि आप दोनों मिलकर तय कीजिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर मेरी कहानी झूठी हो तो आप बता सकते हैं। मैं उस बात को अभी नहीं कहना चाहूँगा। हाँ। ये समय अभी लेकिन सहमति तो थी ना बाबा। उसमें चर्चाएं, निश्चित रूप से चर्चाएं हाईकमांड से हुई थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के पहले भी चर्चा हुई थी, बाकायदा 4 हम लोग को बुलाया गया था, आपने चारों के नाम लिए, महन जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश को, मेरे को, चारों को बुलाया गया था। आखिर रेस में तो 2 ही थे आप लोग? नहीं, चारों को बुला के बाकायदा चारों से जैसा जॉब के लिए इंटरव्यू होता है। वो 6 दिन की प्रोसेस जो लंबी चली थी ना 2 दिन, 14 को तो पहुंचे थे, 16 को अनाउंस हो गया था। लेकिन बातचीत तो पहले से चल रही थी कौन कौन जाएंगे। नहीं, वहां जाने के बाद जो कसरत थी वो 2 दिन की थी। हाँ नहीं, हम लोग को बिल्कुल खबर नहीं था। हाँ। 11 को तो काउंटिंग हुई, 12 को समझिए कि हम लोग रायपुर पहुंच सके। हाँ। फिर 16 को शाम को घोषणा हुई, 17 को शपथ हुआ फिर था। प्रक्रिया चली। हाँ। तो 14 को तो हम लोग दिल्ली पहुंचे। हाँ। वहां ज्यादा मामला टाइम जो ले रहा था या झंझट था वो राजस्थान में ज्यादा था। हाँ। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में झंझट नहीं था। 4 लोगों को बुलाया गया तो स्वाभाविक है कि कोई भी सामान्य सोच का व्यक्ति भी समझ जाएगा कि मुख्यमंत्री के लिए विचार करने के लिए बुलाया गया। पहले दिन राहुल जी ने
बाकायदा चर्चा करके इंटरव्यू लिया, पूछा, मेरे से पूछा तो वो मैं जानता हूँ, औरों से क्या बात हुई मैं नहीं कह सकता, ना कभी उन लोगों ने बताया। अगले दिन सोनिया जी के साथ 1-to-1 ऐसे ही हुआ, और 1-to-1 होने के बाद में फिर नेक्स्ट डे 12 बजे, मेरे ख्याल से वो 16 तारीख थी, खड़गे जी के चेंबर में बुलाया गया और वहाँ पर चर्चाएं हुई, घोषणाएं हुई। और अंत में जो भी बातें थी, किसने क्या बोला वो भी मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी बातें हुई आप मैं उन बातों को मैं कहता हूँ, और आप इस कैमरे के जरिए बाबा का चेहरा देखकर अनुमान लगाइएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। जब ये बात तय हुई कि दोनों का तय हुआ कि या तो टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे या तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे, तब पहले कौन बनेगा इस बात की चर्चा हुई, राहुल गांधी के सामने ये चर्चा हुई। तब भूपेश बघेल जी ने ये कहा, टी.एस. बाबा ने ये कहा कि भाई मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे पास ज़िंदगी का अवसर भी कम है, तो मुझे पहले अवसर मिलना चाहिए, उसके बाद 2.5 साल बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन जाएंगे। फिर भूपेश बघेल जी कहा मुझे कुछ बीमारियां भी हैं, आप तो बाबा में उम्र दराज होने के बाद भी स्वस्थ हैं मेरे से अधिक, तो इसलिए पहले मुझे अवसर मिलना चाहिए। इन बातों में सच्चाई है? ये बंद दरवाजों की बात है, अभी उसकी गरिमा को मेंटेन रखना पड़ेगा। पर निसंदेह देखिए, मीडिया में जैसे ही भूपेश जी के मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा हुई, तो ये उसी दिन नेशनल मीडिया के चैनल ने दिल्ली में इस न्यूज़ को भी चला दिया कि बात 2.5 साल की हुई है। और उस बात ने हम लोग का साथ या पीछा नहीं छोड़ा। तो जब भी कहीं भी मीडिया के सामने हम लोग उपस्थित होते थे, मीडिया हमेशा ये सवाल पूछता था, यानी एक वो बात हम लोग के जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। और जो आपने कहा कि इसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि आप लड़े नहीं, आपने अपने इसके लिए बोला नहीं, तो इसकी जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि लड़के आपको मिल जाएगा जरूरी नहीं होता। बहुत लोगों को हम लोगों ने लड़ते हुए देखा और पीछे छूटते हुए देखा और किनारे छूटते हुए देखा। लड़ी लोगे तो हो जाएगा। इसमें सफलता का कारण लड़ना नहीं होता अकेला, कभी होता है कभी नहीं होता है। इन परिस्थितियों में मेरा मानना हमेशा ये रहा, और आज भी मानता हूँ, कल भी ये मानूंगा, कि अगर ये मीडिया में सार्वजनिक तौर पे चर्चा का विषय है, प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, वहाँ भी जाते थे तो मीडिया के साथ ही यही सवाल पूछते थे, तो निश्चित रूप से हाईकमांड तक तो ये बात उनके चैनलों से पहुंची हुई है। अब निर्णय उनको करना है। तो उन्होंने तो निर्णय कर दिया था कि आप जाएं और क्या लड़ना, जाकर के राजभवन में अपना इस्तीफा दे दीजिए। अपने घर के बड़ों से कोई लड़ने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो प्रयास किया ना बाबा अपनी ओर से। किनने? आलाकमान ने कहा कि आप जाएं, यानी जो है 2.5 साल में इस्तीफा उनके लेवल पे उनके लेवल पे करना है। हाँ, जो भी निर्णय होना है उनके लेवल पे होना है। तो ये लड़ने की जो बात है, ये मैं आपके माध्यम से, अधिकार मांगना, लड़ने का आशय जो है, अधिकार भी वो मालूम रहता है, छुपी हुई बात नहीं रहती कि कोई आपने बोला नहीं इसलिए वहां तक बात नहीं पहुंची, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको मालूम है, सबको पता है परिस्थितियां क्या है, आपको भी मालूम है कि अगर ये बात चल रही है तो वहां तक पहुंची हुई है। अब उनको निर्णय करना है। ये छुपी हुई बात नहीं है कि आपने बात नहीं पहुंचाई तो वहां तक बात। उन्होंने अपने से प्रयास किया लेकिन परिस्थितियां बदल गई थी। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है, आपको लगता है कि 2.5 साल के कारण राज्य में आज कांग्रेस के बहुत से नेता मोबिलाइज हुए होते, अलग अलग निगम मंडलों के जरिए, सबकी अपनी पहचान होती, लेकिन इस 2.5 साल के चक्कर में विधायकों को सेट करना, विधायकों को बांध कर नेताओं के साथ, पर्टिकुलर नेता के साथ रखना, इसकी वजह से जो निगम मंडल के पद थे या आयोग थे, ये तमाम चीज़ों में विधायकों का एडजस्टमेंट अधिक हुआ और कार्यकर्ता पीछे छूट गया, जिसने चुनाव में काम नहीं किया या पूरे मन से काम नहीं किया, हार का सामना करना पड़ा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो संतुष्टि की, आप संतुष्टि के मापदंड पे देखेंगे तो अत्यधिक कठिन होता है, और ख़ासकर में सत्ता में आने के बाद, कि आप बड़े पैमाने पे सबको संतुष्ट कर पाएंगे। इम्पॉसिबल, असंभव। उसके पहले कि हम सत्ता में नहीं हैं इसलिए नहीं कर पा रहे, ये बोल जाता है आदमी। अब तो आ गए आप, अब आपको करना है। नहीं तो जो विधायकी की टिकट पा गया, जो विधायक बन गया, वो संतुष्ट है। वो तो मैं वही कहना चाह रहा था कि कितने पद हैं आपके पास, निगम मंडल कितने होंगे? 40, 45, 50। प्रदेश में 33 जिले हैं। रायपुर ऐसी कोटा ज्यादा ले लेता है, राजधानी है, सक्रियता है, जो भी मानिए, बड़ा जिला भी है, कई चीजें हैं। और आप यकीन मानिए कि 50 किसी को भी आप अध्यक्ष बना लेंगे तो
1000 से ज़्यादा लोग होंगे जो कि आप असंतुष्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। ये एक बात होगी। तो उसमें आपको व्यवहार से दूसरे तरीके से मैनेज करके कि भाई आपको जगह मिली, आपको नहीं मिली, पर फिर भी जगह है और भी चीज़ है, वो करना रहता है। दूसरा है किसको बनाना। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि वन मैन वन पोस्ट। मैं इस नीति को अपवाद हर जगह होते हैं और अपवाद के बहाने उसमें ढील नहीं होनी चाहिए कि एक को कर दिया तो 10 को कर दो। वरना वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत को अगर आप पारदर्शी तरीके से लागू करोगे तो किसी का एक्सपेक्टेशन भी नहीं बढ़ेगा, किसी की अभिलाषा भी नहीं जागी रहेगी अगर मालूम है कि नहीं ये नहीं होना है। ये कब होता है? जब उसको खुला छोड़ देते कि हो सकता है, तो फिर मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहेंगे, वो भी चाहेंगे, सब चाहेंगे कि एक किसी के पास एक जगह है तो चाहेंगे दूसरी भी मिले, तीसरी भी मिले, चौथी भी मिले। अगर आप गंभीरता से उसको नीतिगत लागू करेंगे, बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना यारी दोस्ती के, तब ज़्यादा आसानी से चलता है और ज़्यादा न्यायोचित होता है। तो मैं उस विचार का कहिए या सिद्धांत का कहिए, जिसकी चर्चा होती है, लागू करने में कठिनाई होती है, मेरा मानना है कि उसको दृढ़ता से लागू करना चाहिए। आपने राजनीति में जो कुछ आपको सर्वोच्च पाना था, आप उसके एकदम करीब तक जाकर, जैसे सांप सीढ़ी के खेल में 99 पे सांप काटता है और आप 6 पे पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थिति आपके सामने बन चुकी है बाबा। राज्य में बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना के एक नज़ीर पेश की, भाई पहले निर्विवाद आदिवासी मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जनरल मुख्यमंत्री कोई हो पाएंगे छत्तीसगढ़ में? क्यों नहीं? मैं जात पात में विश्वास नहीं करता। एक दूसरा, मेरी सोच, जैसे मैंने पदों के बारे में बताया, मेरी सोच इसमें भी ये है कि जो सबसे ज़्यादा क्षमतावान आपको उस समय दिख रहे हैं उनको आपको अवसर देना चाहिए। क्षमतावान का अर्थ सारी परिस्थितियों में जिस जगह आपको जिम्मेदारी लेनी है उसको पूरा करने के कितना नज़दीक कौन व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। वो उसमें फिर जात पात, महिला पुरुष, जवान सियान, ये कोई बात नहीं आनी चाहिए। इन दिनों जब आप सरकार में थे, उस दौरान भूपेश बघेल के साथ संबंध आपके कभी बहुत अच्छे रहे, कभी तलखियों भरे रहे, और बहुत सी चीज़ें जिनकी चर्चा अब शायद नहीं की जानी चाहिए, पुरानी बातें हो गई। इन दिनों संबंध कैसे हैं? सामान्य है। तो जो प्रगाढ़ता जय और वीरू के ज़माने में थी वैसे ही हैं, या जो बीच में रास्तों में गड्ढे हुए थे उनको पाटा नहीं गया अभी तक? जीवन के रास्ते में कई ऐसी घटनाएं जब घटित होती हैं तो उसका कोई प्रभाव ना रहे, ये नहीं हो सकता, और उसको स्वीकार करके चलना चाहिए। और उन्हीं परिस्थितियों में अच्छे से अच्छे तरीके से, जब एक घर में रहना है और एक घर में काम करना है तो काम करना चाहिए। प्रभाव ना पड़े ये नहीं हो सकता। वो फिर अगर सार्वजनिक जीवन में आप हो और सार्वजनिक तौर पे सवाल पूछा जा रहा है तो एक आड़ रखते हुए भी इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतनी भी अपरिपक्वता नहीं आनी चाहिए कि कट्टी हो जाए, कि एक मुंह देखा देखी ना रहे, मुंह देखा देखी ना रहे, इधर देख रहा है तो दूसरा मुंह उधर कर लो, ये बचपना हो जाता है। पार्टी को जिताने के लिए हम लोग दोनों या और लोग भी जब साथ में काम कर रहे हैं तो टारगेट एक ही होना चाहिए, बाकी चीज़, और उसमें कहीं मुझे भेदभाव नहीं दिखता। जब पॉलिटिशियंस के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि इकोनॉमिक्स कौन कौन समझते हैं छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमर अग्रवाल दिखाई पड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी में आप और उमेश पटेल। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति इन दिनों आप देख रहे हैं कि महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा बड़े पैमाने पर जा रहा है, किसानों को पैसा 3100 सरकार के प्रॉमिस के हिसाब से वो दे रही है। आपको लगता है कि राज्य की इकोनॉमिक स्थिति इस समय अच्छी है या बाकी कामों के लिए पैसा बच रहा है? मुझे लगता है कि इस साल का बजट जो प्रस्तुत हुआ वो इन्फ्लेटेड रहा। 1,60,000 करोड़ का आसपास का बजट, मैं पूरा बहुत डिटेल में नहीं देखा, लेकिन जो ध्यान में आ रहा है करीब करीब 1,60,000 करोड़ का बजट है। राज्य में आय के स्रोत इतने ज़्यादा हैं मुझे नहीं लगता, विकसित हो गए हों, मुझे नहीं लगता। दूसरा, हर बजट इन्फ्लेटेड रहता है, ये कोई कहे या कोई ना कहे, सच्चाई यही है। चाहे आप
नगर निगमों की आप बजट को देख लो, चाहे राज्य सरकार की बजटों को देख लो, चाहे केंद्र सरकार की बजटों को देख लो, ये कहा ही जाता है बजट अनुमान। शब्द जो है अनुमान चलन में होता है बजट, हाँ वास्तविकता होती है बजट अनुमान। हाँ आप ये कहते हो कि इतना हमको राजस्व प्राप्त होगा और इतने हम खर्चे करेंगे इतने राजस्व प्राप्ति के आधार पे। तो राजस्व के आपके स्रोत हो गए, उन स्रोतों से आपको जो आमदनी आनी है, टैक्स हो गए, अन्य संपत्तियां आपकी होंगी, परिसंपत्तियां होंगी, माइन से आ जाएगा, शराब की बिक्री से आ जाएगा, डीजल पेट्रोल की बिक्री से आ जाएगा, जीएसटी से आ जाएगा, लैंड खरीद बिक्री से पैसे आते हैं उससे आ जाएगा, और जो भी आप स्रोत पकड़ लीजिए, रॉयल्टीज होते हैं उससे आ गया, कहीं पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में कहीं डिपॉजिट में रखे हैं उसका इंटरेस्ट आ रहा है, फिर आपके खर्चे हैं, आपने लोन लिया है उसको पटाना इत्यादि इत्यादि, फिर अलग अलग विभागों में। अब इतनी आपकी संभावित आमदनी है और उस आधार पे ये आपका संभावित खर्चा है। इसमें खर्चों को अगर देखिए, क्योंकि बात आपने खर्चों की तो कुछ खर्चे फिक्स्ड हो गए, स्थापना व्यय इसको कहते हैं। स्थापना व्यय हो गया, ये फिक्स हो गया। मान लीजिए वो कम ज्यादा होता है, मान लीजिए आपने 40% उसको पकड़ लिया, 32 भी हो सकता है, मान लीजिए 40% आपने पकड़ लिया, तो 1,60,000 करोड़ों में से 40% हो गया 64,000 करोड़, ये चले गए आपके सैलरीज में और सरकार फिक्स सैलरीज में। तो मतलब आपको ये देना ही देना है। उसमें भी कई बार सुनने में आती है कि वहां कर्मचारी को वेतन नहीं मिला तो 3 महीने का वेतन नहीं मिला, तो 4 महीने का वेतन नहीं मिला। ये रोज हम लोग के सामने परिस्थिति आती है। तो जो शेष पैसे बचे उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं विकास के कार्य हमको करने, तो सोशल उद्देश्य के भी कार्य होते हैं जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसके भी काम होते हैं। उसके भी मोटा मोटी सैद्धांतिक तौर पे आपने कर रखा है कि इतना प्रतिशत इसमें जाएगा, इतना प्रतिशत इसमें जाएगा। तो 16%, 20% इत्यादि कुछ लोग हैं जो उसके हिमायती हैं कि नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इत्यादि। मान लीजिए 20% आप ले गए, तो 20% 1,60,000 का 32,000 करोड़ वो निकल गया। अब आपके पास 70,000 करोड़ बचे। अकेले ट्राइबल डिपार्टमेंट का खर्चा मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ से ज्यादा का होगा आराम से। पहले जो बजट हम लोग देखते थे, तो तनख्वाह उनका टीचर्स का भी उसी में जुड़ जाता है, ये सब जुड़ जाता है, तो 30 लाख के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास वो होगा। अब आपके पास कितना बचा? 40,000 करोड़। और आपने विभाग कौन से छुए हैं अभी तक? महिला बाल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। महिला बाल विकास नहीं, शिक्षा, ट्राइबल और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप आते हैं, जो आपके पास बाकी पैसा बचा 40,000 करोड़ में, आपको किसानों को धान की कीमत देनी है। आपने कहा कि हम पुराना जो बोनस था वो हमको देना है। फिर आपने कहा कि महतारी वंदन भी हम देंगे। और अभी आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं छुआ, आपने महिला विकास विभाग को आपने नहीं छुआ, अन्य युवाओं का देखिए तो स्पोर्ट्स को आपने नहीं छुआ, नई भर्ती को नहीं छुआ। अभी तो आप सिर्फ तनख्वाह में हैं। पुराने तनख्वाह पे हैं। तो कितना पैसा आपके पास बचा? तो ये तो बजट के अनुमान के हिसाब से खर्चे आपने लिख दिए और आपको लग रहा है कि पैसा कहाँ है। अब आमदनी आपकी नहीं हुई, अनुमानित आमदनी। मान लीजिए 10,000 करोड़ आपका लोन और इंटरेस्ट पटाने में चला जाता है, चला जा रहा होगा पहले 6-7,000 करोड़। लोन बढ़ गया है। और हाँ, तो उसका ब्याज और किस्त आपको पटाना रहता है। तो मान लीजिए मोटा मोटी 10,000, तो 40,000 पहले आपने पकड़ा, 40,000 वहां पकड़ा, 80,000, 10,000 यहाँ पकड़ा, 90,000। शेष राशियों में से आपने कुछ और राशियां निकाल दी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको जोड़ दी। कितना पैसा बचा आपके पास बाकी काम करने के लिए? ये जो सच्चाइयां हैं, जब हम लोग जिसको कहते हैं पॉपुलिज्म, आजकल एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म देश में आ गया है, जिसको पहले रेवड़ियां कहा जाता था, ये नहीं करना, वही नहीं करना। जो रेवड़ी की बात करते थे वो सबसे ज्यादा करने के लिए अपने आप को आगे आने की कोशिश अब कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में
राज्य की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि जो इनफ्लो है आमदनी का वो उतना है कि आप जो खर्चे हैं उनको पटा पाओ। महतारी बंधन 800 करोड़ आपको हर, अगर 80 लाख लोगों को 1000 रुपए आप दे रहे हैं महिलाओं को, तो 800 करोड़ रुपया महीने का हो गया। आपका 30,000 40,000 अपन पकड़े थे, 16 चौके 64 नहीं 60,000 करोड़ अपन ने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पकड़ लिया था, तो 5,000 करोड़ तो रुपए उसके हो गए हर महीने के। तो अभी युवा जो है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है। आमतौर पर सरकार जब बनती है तो धरने प्रदर्शन वगैरह होते हैं आमतौर पर, लेकिन तीसरे चौथे साल में दिखाई पड़ते हैं। अभी तूता भरा रहता है कि आपने घोषणा कर दिया, नौकरियां निकालिए। बात सही है। और आज नहीं तो कल चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों को गंभीरता से इन बातों को रखना पड़ेगा कि सरकार जिन नौकरियों की अभिलाषा युवाओं को है उनको नहीं दे सकती। किसी भी हालत में सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। हम सब इस जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में जब काम करते हैं तो इसको स्पष्ट करने की हिम्मत कोई नहीं रखता। युवा को क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी के लिए क्या व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी? तनख्वाह देने के लिए पैसे। अब सरकार के पास जो काम आपके हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो नई नौकरियां कौन सी सरकार दे पाएगी? सरकारी नौकरियां। तो ये जो विभाजन या परसेप्शन या ईमानदारी से लोगों के पास बात पहुंचाना कि गवर्नमेंट के फिक्स्ड जॉब्स देने की कैपेसिटी किसी गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। तो घोषणा क्यों करते हैं बाबा? जैसे अभी की सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां 2 साल के भीतर। हाँ, 1 लाख तो बहुत छोटा आंकड़ा हुआ। 1 लाख सरकारी नौकरियां पॉसिबल है? पॉसिबल आमदनी के आधार पे। और एक तो बोझ आपको एडिशनल आएगा 1 लाख नौकरियों का। 1 लाख नौकरियों का आप पकड़िएगा, एवरेज तनख्वाह कितना दीजिएगा उसको जोड़ लीजिए। 25,000 तो मान ही सकते हैं, 20-25,000। 25,000 में से 2 शून्य हटा दीजिए, 250 करोड़ रुपए और हर महीने आपको अतिरिक्त खर्चा लगे। 250 ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। 1.00 25,000 उतना ही आएगा, 250 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। साल का 4 हजार करोड़ हो गया साल का, नहीं 3,000 करोड़ साल का और हो गया। तो आपके पास वो कैपेसिटी है एडिशनल जॉब्स देने की। मान लीजिए मुश्किल से आप दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 साल में 1 लाख नौकरियां सरकार नहीं दे सकती। उसके साथ साथ जो आंदोलन होते हैं वो रेगुलराइजेशन के चल रहे हैं, हम लोग भी नहीं कर पाए। ये नियमितीकरण की मेरे से भी घोषणा पत्र के समय ये चूक हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दे रखा था, उसकी मेरे को जानकारी नहीं थी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति आप कर रहे हैं उसको आप रेगुलराइज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं हो पाया नियुक्ति? हाँ, इसलिए नहीं हो पाया कि आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप भर्ती कर रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि हम इसमें नहीं आना चाहते क्योंकि परमानेंट नौकरी नहीं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। सबको बराबर अवसर नहीं मिले। जब नौकरी वैसी निकली टेम्पररी वाली, तो आपने कहा टेम्पररी वाला मैं क्यों करूं, मैं तब तक दूसरा करूंगा। मैंने कहा मैं कर लेता हूं। तो जब मेरे को रेगुलर करने की बात आई तो आपने कहा कि इनको आप रेगुलर कैसे कर रहे हो? आपने तो कहा था कि 1 साल में रिन्यू होता रहेगा, हर साल रिन्यू होता रहेगा। तो मैंने इसलिए नहीं किया, नहीं तो मेरे तो नंबर बाबा से ज्यादा है। मतलब पॉसिबल ही नहीं रेगुलर हो पाना जब तक इसमें संविदा वालों का, और बहुत कठिन है। कुछ राज्यों ने किया है, तो वो और देखना पड़ेगा और अंदर से देखना पड़ेगा कि अभी तक 9 महीने हो गए सरकार के कामकाज के बाबा। मैं बहुत ज़्यादा सरकार के बारे में इसलिए भी नहीं पूछ रहा हूँ कि वक्त उनको कम मिला है अभी। इसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे तो फिर आगे चल के और भी पूछेंगे। बट 9 महीने कामकाज को देख के आपको क्या लगता है? मैं ऐसा नहीं सोच पाया था कि इतना अनियंत्रित सा लगेगा। एक तो ये उनका निर्णय है, उनने चुना ऐसा कि बहुत अनुभवी जो मंत्री थे पहले, अभी विधायक चुन के आए हैं, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया। एक दिन मैं विधानसभा में गया
दर्शक दीर्घा में बैठा था और मैं देख रहा था सत्ता पक्ष के कुर्सियों में जो लोग बैठे हुए थे। मैं कम से कम 10-11 लोगों को गिना जो सीनियर और प्रभावशाली मंत्री के रूप में काम किए थे और अभी मंत्रिमंडल में नहीं। तो एकदम से नया मंत्रिमंडल, नए लोग जिनको इसके रामविचार नेताम, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, और खोजना पड़ रहा है यहाँ दीनदयाल जी, दयाल बघेल, वो जीते, दयालदास बघेल, हाँ दयाल बघेल, वो जीते हैं। तो देखना पड़ रहा है। सीएम साहब को देख लेंगे तो वो केंद्र में मंत्री के रूप में थे, वहाँ अगर माना जा सकता है तो वो थे, वरना फर्स्ट टाइमर भी मंत्री के रूप में है। हाँ, और बड़े पदों पे हैं। तो एक ये कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे। एक तो ये है कि प्रशासन चल है, उसका प्रशासन का अनुभव रहता है, तो कई चीज में वो गाइड करके निकाल, काम चलते ही रहता है। दूसरा, जो पानी पी लीजिए, लेंगे आगे, मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, इनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन अनुभव के आधार पे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है पिकअप करने के लिए। तीसरा, एक ओपी चौधरी जी है जो स्वयं अधिकारी भी रहे, तो उनको प्रशासनिक कुछ अनुभव है, जितने साल उन्होंने सेवा दी उसका उनके पास अनुभव है। तो एक वो होते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल नहीं है शासन का, प्रशासन के ऊपर कंट्रोल सा नहीं दिख रहा। और जब हम लोग बात करते हैं अधिकारियों से भी, तो उनका भी जो ऐसे नहीं बोलते हैं, सबको हिचकते हैं, सबको एक संकोच भी रहता है, शायद बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन जो सार समझ में आता है वो ये लगता है कि बस चल रहा है। वो सरकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप सरगुजा से आते हैं बाबा, और जब आप मंत्री थे उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके घर के बाहर प्रदर्शन करने आए थे हसदेव बचाने को लेकर। हसदेव में कटाई फिर से चल रही है, आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था कि जो है वो रहना चाहिए, इस्टेब्लिश, यहाँ इसके आगे नहीं होनी चाहिए करके। तो अभी जो स्थितियाँ हसदेव की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इनको रोकना चाहिए सरकार को। इसमें कोई दो बात नहीं है कि जो नए 2 खदानों के लिए कंपनियां पहल कर रही हैं, चाहे राजस्थान विद्युत मंडल की हो, चाहे अदानी के माध्यम से वो काम कराने के लिए अदानी का नाम सामने आता है, वो हो, सरकार को स्पष्ट तौर पे जो 2 नए खदान खुलने की बात हो रही है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, उसको खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि जनभावना भी वैसी ही है, और ये सिलसिला अगर रुका नहीं तो पर्यावरण पे निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जो पुरानी खदान चालू हो चुकी थी वो एक अलग बात है, उसमें जो भी लोगों के अभी भी इश्यूज हैं, ग्रीवांसेस हैं, उसको सुन के उनको दूर करके वहाँ काम अगर चालू होता है तो वो एक अलग बात। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है आपसे, लाइक बाबा छुट्टियाँ मनाने के लिए अफ्रीका ही क्यों जाते हैं, उनको क्यों पसंद है अफ्रीका? जानवर, जंगल। हम लोग बड़े हुए एक ऐसे परिवार में जो शिकार से जुड़ा हुआ था। हाँ। आज के दिन में तो बड़ा गड़बड़ शब्द है शिकार। हाँ, यहाँ शिकार, लेकिन हम लोग शिकारी परिवार से जुड़े रहे, जन्मे बड़े हुए, मैंने भी खूब शिकार किया। अच्छा, आप शिकार किए? हाँ। कोई किस्सा बताइए उसका। पुराने किस्से हैं वो तो, पुराने किस्से हैं। हाँ। शेर भी मारे हैं, पैंथर भी मारे हैं, बाकी जानवर भी, उनका भी शिकार किया है। पहला जो पैंथर मारा था, मैं शायद 14 साल का था। 14 साल के थे आप? 14 साल के। बंदूक का दौर था या तीर कमान? बंदूक। हाँ। बंदूक से। तो वो बंदूक तो शायद 1958 या 60 में 8 साल की उम्र में पहला जानवर का शिकार किया था बंदूक से। और ये 14 साल की उम्र की बात है, 1966 मेरे ख्याल से 66 की बात है। तो किल किया पैंथर ने। उस समय शिकार का एक सिस्टम होता था, मचान उचान बना के बकरी उसमें बांधी जाती थी, वहाँ के उसको मारता था, खाता था, फिर हम लोग जाते थे। वहाँ गए तो पैंथर मचान पे था, फादर साथ में थे, वही गाइड थे, वही सब कुछ थे। मैं भी बैठा हुआ था, तो मैं तैयार हो रहा था निशाना लेने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी रुको। तो धीरे धीरे गाड़ी ले गए,
वो पैंथर फिर थोड़ा देर उतर जाता है, कूद जाता है मचान से और अलग हो जाता है। अब वो देख रहे हैं कि 14 साल का लड़का है, पहला इसका मौका है। वो बड़ी बात शिकार में भी वैसे मानी जाती है कि पैंथर का शिकार छोटा बात नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे गाड़ी हटा लो। तो हम लोग गाड़ी हटा के आधा 1 किलोमीटर वहाँ से दूर ले गए और फादर ने कहा नहीं, घुमा के खड़ी कर लो। घुमाई, गाड़ी खड़ी की और लाइट वाइट बंद करके सब चुपचाप बैठ गए। ड्राइवर थे, वो थे कि किसी को बीड़ी पीना है, उतर के बीड़ी पी रहे थे। बाथरूम वगैरह है वो सब वहाँ कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद साथ में जो थे उनमें से किसी ने कहा कि चलें, डैडी से ऐसे पूछा। हाँ ठीक चलें। ड्राइवर आए, उन्होंने गाड़ी चालू की और लाइट, जैसी लाइट ऑन की तो पैंथर सामने से चलता हुआ आ रहा था। तो वो पीछे पीछे हम लोग जहाँ चले गए थे वो वहाँ से आप लोग की तरफ आ रहा था, हम लोग की तरफ आ गया सामने। और बस वो फिर गाड़ी बंद की गई और मैंने निशाना लिया। और तो पहला था ये। तो ये अनुभव जो आपने कहा, तो पहले ही अनुभव एकदम अलग सा था। सबसे कठिन शिकार पैंथर का ही होता होगा उस दौर में जब शिकार। टाइगर का बड़ा जानवर भी होता है। टाइगर का पहला तो अफ्रीका टाइगर में मारा अलाउ था, है? उसका भी अलग अनुभव था। जैसा फिर दोबारा या सामान्य रूप से नहीं होता है। आजकल तो राजनीति में लोग अपने को टाइगर बताते हैं। आप टाइगर भी मार चुके हैं बाबा? हाँ, टाइगर मारे। अफ्रीका में अलाउ है अभी भी? हाँ, लाइसेंस है। जो भी हुआ लगभग लाइसेंस से ही। वहाँ भी गए थे अफ्रीका में, तो लाइसेंस मिलते हैं और उनका वन विभाग के अधिकारी आपके साथ गाड़ी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि जो भी आप मारते हैं उसकी रॉयल्टी भी आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। रख रखाव के लिए वो सब भी काम आता है। दूसरी चीज़, वो स्काई डाइविंग आपने किया था? मतलब आमतौर पर जो छोटे उम्र के लोग होते हैं उनका इनको शौक होता है ये। बहुत दिनों से था मन में कि करना चाहता हूँ। दशकों से मन में ये बात थी कि पिक्चरों में देखते थे और जगह देखते थे, तो मन में रहता था कि एक कर पाएंगे कि नहीं, और दूसरा करना चाहता हूँ, करना चाहूँगा मौका लगेगा तो ऑस्ट्रेलिया गए थे। और उस समय परिस्थिति बनी कि क्या एक्टिविटी करनी है। मेडिकल इसके लिए गए थे, तो दिन में जब भी मीटिंग होती थी, मीटिंग करने के बाद में जब गैप होता था तो उसमें क्या करना। तो यहाँ जाना, वहाँ जा सकते हैं। तो एक साथ में जो थे उनने पूछा कि ये भी करना चाहेंगे क्या। मैंने कहा। वहाँ गए और स्काई डाइविंग का मौका था, तो उसका आनंद। अनुभव उतरने के बाद मतलब भय होता है ऊपर कि नहीं होता? नहीं, मेरे को जरा भी नहीं था। आदमी सोचता है कि, और दिमाग में बात रखता है कि कह तो रहे हैं करना है, पर जब जाएंगे रास्ते में जाते समय हार्ट बीट कुछ बढ़ेगी क्या, वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो धड़कन और कुछ बढ़ेगी क्या। पर एकदम नॉर्मल था। अच्छा रहा? एकदम नॉर्मल। मतलब कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिसको बोलते हैं दिल की धड़कन हाँ, बढ़ी किसी समय भी। और कुछ शौक है इस तरह के एडवेंचरस वाला आपके पास अभी? समुद्र में मेरे को थोड़ा सा वैसा रहता है, घबराहट सी लगती है, इसलिए स्कूबा डाइविंग नहीं करेंगे? तो उसमें अभी देखिए कोई मौका लगेगा तो समुद्र के अंदर कोई अनुभव लेने का अगर मैं हौसला जुटा पाऊंगा तो। बहुत शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें, आप राज परिवार से आते हैं, महाराजा और राजा में डिफरेंस क्या होता है? कई लोग कहते हैं ये परिवार राजा है, ये महाराजा है। पद है जिसकी एक मान्यता है। पहले मान्यता किसने दी, तो मान्यता जो बड़ा शासक है उसने दी। आप तो अपने क्षेत्र के, अगर रियासत आप मान लीजिए, तो उस रियासत के आप प्रभावशाली व्यक्ति हो गए, आप शासक हो गए उस क्षेत्र के। अब हमारे हिंदू परंपरा में भी ये नाम चला आ रहा है, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा। ये नाम, ये पद नाम कहें या शासकों को चिन्हांकित करने वाले शब्द कहें, ये हमारी, पर देता कौन है? आप अपने आप को कह लो कि मैं चक्रवर्ती हूं तो उसका क्या मायने हुआ? मैं अपने आप को कुछ भी कहूं, उसका क्या अर्थ निकलेगा अगर और लोग भी उसको नहीं मानेंगे तो? तो मानने की जो बात आती है उसको कौन मानेगा? मान लीजिए चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये कहाँ से आए?
संविधान से आए, फिर पार्टी ने बनाए तो माना, नहीं तो मैं कहूँ मैं चीफ मिनिस्टर, अर्थ नहीं होता है। उस समय की जो व्यवस्था थी वो अंग्रेज आ गए थे, उसके पहले हो सकता है कोई चक्रवर्ती रहे हों या कोई बड़े शासक सामंती जो बड़े हिंदुस्तान के क्षेत्र में शासन अपना चला रहे हों, तो वो मान्यता देते थे कि आपको हमने ये माना, हमको आप ये करोगे, हम आपको ये करेंगे। मान लीजिए कि भेंट करेंगे आप, और आपको हम इस टाइटल से संबोधित करें। नवाजेंगे। तो वो ऑफिशियल हो गया कि ये आज ये टाइटल कहाँ से आती थी? भारत देश के संविधान के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से पत्र आता था 1971 तक कि सरगुजा के महाराजा कौन, बस्तर के महाराजा कौन। तो मैं कहूं तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक ये मान्यता कहाँ से आई? संविधान से। वहां से लिख के पत्र आता था। मेरे ग्रैंडफादर का जब डेथ हुआ तो फादर को चिट्ठी लिख के आई भारत सरकार से कि आपको हम सरगुजा के महाराजा के रूप में स्वीकार करते हैं और आपके लड़के टी.एस. सिंहदेव को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये टाइटल हुआ। अच्छा। मैं ही सरगुजा का राजा, मेरे पिता सरगुजा के महाराजा। अच्छा। तो सरगुजा में जो टाइटल थे वो महाराजा का टाइटल था। और जो उनके उत्तराधिकारी थे, युवराज, वहां पर अशुभ माने जाने लगे। युवराज की टाइटल जिनको मिलती थी उनकी डेथ होने लग गई थी। अच्छा। सरगुजा में। तो सरगुजा में टाइटल उन्होंने राजा का किया। अच्छा। युवराज के लिए। तो एक ही राज में एक महाराजा और एक पिता महाराजा और पुत्र राजा, युवराज के जगह राजा। और बाकी महाराजा के जो लड़के हुए वो महाराज कुमार, राजा के जो लड़के हुए वो राजकुमार, बाकी कुमार, बाकी जो बाकी भाई सबसे बड़े बच्चे जो हैं वो राजा होंगे, बाकी कुमार नीचे, बाकी महाराज कुमार, क्योंकि महाराजा के लड़के हैं। अच्छा। तो महाराज कुमार। मेरे बच्चे होते तो वो राजा के राजकुमार, महाराज कुमार के बच्चे कुमार। तो ये तो राजा के जब बच्चे नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? वो जो ट्रेडिशंस हैं अपने ग्रंथों में है कि आप किसको मान्यता दोगे। आप गोद ले सकते हैं। कई जगह आपने देखा कि गोद लेते हैं। और कई जगह ये है कि भाई बनेंगे या भाई के लड़के बनेंगे। तो मतलब संभावना मानी जा सकती है आदि बाबा बन सकते हैं फ्यूचर में। वो बनेंगे। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो मान्यता नहीं है। लेकिन जो परंपरागत अगर मान्यता होगी, पूजा पाठ और जो जनता मेरे बाद मेरे भाई बनेंगे, मैं चाहूंगा, और उसके बाद तो उन्हीं के लड़के हैं तो वही बनेंगे। राजनीति में भी सक्रिय है आदि बाबा। आमतौर पर पर्सनली तो हम किसी के बारे में कुछ कह देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑन कैमरा आप वो बताएं उनके अंदर वो कौन सा कैलिबर है जो आपको लगता है कि राजनीति में उनको सफलता मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। एक विचारवान है। आज के युग की बातों तक सार निकालने की उनमें विशेष एक क्षमता है। डाटा तक पहुंचने की उनमें बहुत बड़ी क्षमता है, जानकारी लेने में। ऑनलाइन का जमाना है तो ये बहुत आईटी सेवी है। और उसके साथ जोड़ घटाव करके वास्तविकता के जमीन पे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, वो सोच है। हवाई नहीं है मेरे ही लड़का, लेकिन आपने पूछा तो मैं लड़के को किनारे करके बोल रहा हूँ। उनमें काम को समझना और काम को अंजाम देना एक विशेष भूख से, जिसको बोलते हैं ना, एक वर्कोहॉलिक ललक से ज्यादा, कि वो चाहते हैं कि हम करें। अगर कहीं कोई चीज बन रही है तो अच्छा से बनाए। कहीं कुछ चीज हो रहा है, बेसिक चीज की, और कितने अच्छे से कर सकते हैं। और ये नहीं कि 10 लाख में करना है तो 1 करोड़ लगा दो तो और अच्छा तो हो ही जाएगा। 10 लाख में ही करना है तो 10 लाख का 11 भी हो जाए चलेगा, लेकिन अच्छे से अच्छा कैसे करना। तो वास्तविकता को लेके चलने की कैपेसिटी है। और राजनीति में और सफल हो, ये गुण तो व्यक्ति के हैं। इमोशनल नहीं होना चाहिए राजनीति को। इमोशन भी चलेगा, लेकिन समय जो देना है वो देना पड़ेगा। तो अभी समय
मेरे हिसाब से जैसे मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा समय मैं उतना नहीं दे पाया, मेरे मन में वो बात रह गई थी कि नहीं, लोग समझेंगे कि इसको ये काम हम ही ने तो दिया है, हम ही ने तो भेजा है, जाओ मंत्री बनो, काम करो, तो कुछ का टाइम हमारे लिए कम होगा। पर वो अक्सर कहें या ज़्यादातर लोग नई गुंजाइश देते हैं कि नहीं, हमको जब चाहिए तो आप मिलना चाहिए, तो टाइम उनको और देना पड़ेगा। आज आपका समय कम है, मतलब मैं तो चाहता था इस रिकॉर्डिंग चलती रहे, एक आध 1.5 घंटे और कर लें, तो एक बार और बैठेंगे, बाबा के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल बातें तो दुनिया जानती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो के फॉर्म में, मेरा मानना है, दर्ज हो जानी चाहिए, ताकि कालांतर में अगर कोई देखना चाहे तो वो इंटरनेट पर उपलब्ध रहे, लोग आसानी से जाकर उसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हमसे बातचीत करने के लिए, हम और आगे यहाँ से बातचीत करेंगे। जवाहर।